आइए जी पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने। ले चलता हूँ मैं वापस आपको 1995 में। स्टूडियो खुल गया था, पूजा वूजा हो गई, सब कुछ हो गया। अशोक वर्मा की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन, अगला दिन, जहाँ पर वो एक नई जंग में कूदने जा रहा था, जहाँ पर उसके सामने एक नया चैलेंज था, एक नई ज़िंदगी थी जिसकी शुरुआत होनी थी। रात को सोते हुए दिल में बहुत बेचैनी थी, कुलबुली थी कि कल मैं अपने नए स्टूडियो में जाऊंगा और वहाँ पर काम शुरू करूंगा। काम वो शुरू करूंगा जिसका मैंने सपना देखा था, जिसे मैं जी रहा था, जिसके लिए मैंने अपनी जंग लड़ी और कुछ हद तक उसको हासिल कर लिया। सुबह हुई, तैयार हुआ भाई, रेडी वेडी होकर। मैं रहता था आनंद विहार में और आनंद विहार से लक्ष्मी नगर करीबन 15 मिनट का रास्ता है। अपने पास था एक LML वेस्पा। LML वेस्पा में बैठकर पहुंच गए अपने स्टूडियो का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूं मैं आपको कि किस तरह का था। स्टूडियो ऐसा नहीं था कि जैसे कोई सड़क पर कोई दुकान होती है। ये स्टूडियो था बेसमेंट में, मतलब बाहर अगर कोई जा रहा है तो उसे पता भी नहीं है कि ये स्टूडियो है। स्टूडियो में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा सीधा स्टूडियो एरिया में घुसता है और दूसरा दरवाज़ा घुसता है ऑफिस एरिया में। छोटा सा एक ऑफिस एरिया था, मेरे ख्याल 8 बाय 10 का, और बाकी जो एरिया था वहाँ पर शूटिंग एरिया था। पहुँच गए स्टूडियो पे, अपनी टेबल पर बैठकर, अपनी कुर्सी पर बैठकर जो एक विश्वास, जो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये मेरा है, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कि कैसा लगा था उस वक्त मुझे। पर अंदर से एक खुशी थी, एक बेचैनी थी, एक डर था। खुशी इस बात की थी कि मैं ये कर पाया, खुशी इस बात की थी कि ये जगह मेरी है, खुशी इस बात की थी कि मैं यहाँ से वो कर पाऊंगा जो मैं हमेशा से करना चाह रहा था। और डर इस चीज़ का था कि कैसे होगा, कैसे चलेगी आगे कहानी, कैसे आएंगे लोग। मेरे दिमाग में जो कहानी थी, मेरे दिमाग में जो स्टोरी थी, मेरे दिमाग में जो अपनी इमेज थी, मेरे दिमाग में जो सपना था, वो था कि फैशन करना है, मतलब ना फैशन पिक्चर्स, मॉडल्स की पिक्चर्स करनी है। मैं किन से प्रभावित था? हमारे घर में 2 मैगजीन्स आती थी और वो थी स्टारडस्ट और फिल्म फेयर, यानी कि बॉलीवुड स्टार्स की पिक्चर्स। तो उनमें मैं देखता था गौतम राज्याध्यक्ष की पिक्चर्स और राकेश श्रेष्ठ की पिक्चर्स, और मैं उन पिक्चर से अपने आप को रिलेट करता था। मैं ये सपना देखता था कि किसी दिन मैं भी ऐसी पिक्चर्स खींचूंगा, वैसी लाइटिंग, वैसी एक्सप्रेशंस, वैसे कपड़े, वैसे रंग। और यही डर मुझे खाया जा रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा। कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था। अपने भाई बहनों की, दोस्तों की पिक्चर्स खींचता था, सबको अच्छी लगती थी और वही मुझे कॉन्फिडेंस देता था कि हाँ मैं भी कर पाऊंगा, मैं भी खींच लूंगा ऐसी पिक्चर्स। खैर, स्टूडियो में मैं बैठा हुआ हूँ, साथ में मेरा भाई, मेरा छोटा भाई भी है, और हम दोनों बैठे हैं। लाइटें वाइटें चल रही हैं, पंखा चल रहा है, AC तो था नहीं हमारे पास उस वक्त, और सामने एक टेलीफोन रखा है, पूरी रैक्स वैक्स सब कुछ खाली हैं। स्टूडियो में जो सामान था उस वक्त मेरे पास, वो सिर्फ 3 लाइटें थी, छोटी लाइटें, फ्लैश लाइट्स थी, छोटी वाली 200 या 300D करके कुछ लाइट आती थी, वो लाइटें थी। एक कैमरा था पेंटिक्स K1000 और एक छोटा सा कैमरा बैग था, एक रिफ्लेक्टर था मेरे पास। कोई बैकड्रॉप नहीं थी और कुछ नहीं था, दीवार थी पीछे। अब हम बैठ गए आके अपने स्टूडियो में। बाहर हमारे स्टूडियो से निकलते ही एक पटरी पे चाय वाला बैठता था। मैं और मेरा भाई वहाँ गए, चाय वाले को बोला भाई हमने ऐसे ऐसे नीचे स्टूडियो खोला है, आप 2 चाय भेज दोगे नीचे? तो उसने हाँ हाँ बिल्कुल भेज देंगे, कौन सा नंबर है? मैंने बताया ये वाला नंबर है। नीचे उतरते ही सामने हमारा स्टूडियो है।
तो मैं और मेरा भाई नीचे आके बैठ गए। थोड़ी देर में चाय आ गई। अब कश्मकश ये थी कि मेरे पास अगर वॉक इन कस्टमर्स नहीं आएंगे तो मैं पिक्चर्स किसकी खींचूंगा, मैं मतलब किसकी पिक्चर्स खींचूंगा, मॉडल्स कहाँ से आएंगे। तो हम तो थे प्रभावित फैशन से, हम तो थे प्रभावित मॉडलों से। उसी के बारे में मतलब दिमाग चलने लगा कि क्या करा जा सकता है, कैसे करा जा सकता है। तो उस वक्त ना तो गूगल था, ना ही कोई और चीज़ थी हमारे पास जो किसी से हम कम्युनिकेट कर सकें या किसी को कांटेक्ट कर सकें या कुछ फाइंड आउट कर सकें। उस वक्त सिर्फ न्यूज़पेपर होता था, न्यूज़पेपर में कुछ एड्स आते थे। तो अब अशोक वर्मा ने पढ़ी थी मार्केटिंग कॉलेज में। तो मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कोई उसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, वो सिर्फ कॉमन सेंस है। तो अब अशोक वर्मा ने लगाई अपनी कॉमन सेंस के कैसे लाया जा सकता है लोगों को, क्या करा जा सकता है ऐसा कि मतलब लोग आए, मॉडल्स आए। तो मैंने अपने भाई को बोला कि ऐसा करते हैं, चल वहाँ चलते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिस चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर एड्स वैड्स का क्या रेट चल रहा है। तो क्लासिफाइड्स ऐड आते हैं, उसके बारे में मेरे को पता था कि न्यूज़पेपर में लोग क्लासिफाइड ऐड देते हैं। 2 लाइन का 3 लाइन का एक ऐड आता है, 1 कॉलम का ऐड होता है और वो न्यूज़पेपर में आएगा तो हम उसमें ऐड दे सकते हैं, और अगर हम ऐड देंगे तो शायद हमको लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पर पता नहीं था कि कितने का होता है, क्या था। हमारे स्टूडियो के पास ही एक जगह थी जो एक सेंटर था जहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स के एड्स बुक होते थे। तो हम दोनों वहाँ चाय वाय ख़त्म करके वहाँ पहुँच गए। उनसे जाके पूछा कि ये हमको न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड ऐड देना है, सबसे सस्ता वाला ऐड कितने का होगा। उन्होंने बोला कि ये 250 रुपये का है एक ऐड, और इसमें 2 लाइनों का ऐड होगा 1 कॉलम में, और अगर आप 2 ऐड एक साथ देते हो तो 350 का होगा। तो वो हफ्ते में 2 दिन आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप 2 दिन कोई से भी चूज़ कर सकते हो। तो हम वापस आए, उनसे फॉर्म ले आए। तो हमने कहा ठीक है, हम मैटर बनाते हैं कि क्या मैटर बनाएं कि जिससे कि फटाफट लोग हमारे पास आएँ पिक्चर्स खिंचवाने के लिए। तो आके हमने फिर से एक चाय ऑर्डर करी, चाय के दीवाने हम लोग। हाँ, तो एक चाय और मंगाई, चाय पी रहे थे, बैठ के सोच रहे थे। अशोक वर्मा ने लिखना स्टार्ट करा कि क्या लिख सकते हैं। तो मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसा ऐड बनाएं जिसमें मैं बोलता हूं कि ओके वी विल डू फ्री पोर्टफोलियोज एंड पीपल विल कम। उसमें हम अपना फ़ोन नंबर दे देंगे और लोग आएंगे हमारे पास, हम उनका फ्री में पोर्टफोलियो करेंगे। क्योंकि 50 रुपये की रील लगती है, 50 रुपये की धुलाई होती है, तो 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये लगा के हम किसी का फ्री पोर्टफोलियो करते हैं। अब इसमें कैच क्या था या ट्रिक क्या थी, वो ये थी कि इस बहाने लोग तो आएंगे, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर ये स्टूडियो है, और मेरे को एक कोई बंदा मिल जाएगा या बंदी मिल जाएगी जिसकी मैं पिक्चर्स खींच सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं देख सकता हूँ कि मैं किस तरह की पिक्चर्स खींच रहा हूँ, क्या मैं वो पिक्चर्स खींच पा रहा हूँ या नहीं खींच पा रहा हूँ। प्लस उसमें मैंने ये बोला कि जब हमको लोग कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनको बोलूँगा कि भाई फ्री पोर्टफोलियो मैं कर रहा हूँ, लेकिन पिक्चर्स नहीं दूंगा, आप आओ मैं आपकी पिक्चर्स करूँगा, 1 रोल पिक्चर्स का खींचेंगे, एंड अगर आपको पिक्चर्स पसंद आती हैं तो आप पिक्चर्स खरीद सकते हो। 25 रुपये की एक पिक्चर होगी, 4 पिक्चर लेते हो तो 100 रुपये दे दो। तो उससे क्या होगा कि मैं अपनी कॉस्ट रिकवर कर लूँगा और मेरे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मॉडल मिल जाएंगे, और मैं ये देख पाऊँगा कि हाँ मैं खींच पा रहा हूँ या नहीं खींच पा रहा हूँ। तो हाँ, फाइनली यही डिसाइड करा कि चलो इस ऐड को दे देते हैं। तो हमने वो ऐड का मैटर बनाया, फ्री पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट दिस फ़ोन नंबर, और बस इतनी सी लाइन थी, क्योंकि यही सबसे सस्ती लाइन थी। और हम पहुंच गए उस ऑफिस में हिंदुस्तान टाइम्स के, और हमने डिसाइड करा कि एक ऐड हम देंगे वेडनेसडे को रखते हैं और एक ऐड हम रखते हैं संडे को, क्योंकि संडे को सबसे ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। तो वेडनेसडे वाले जो लोग हैं वो संडे तक मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि इस बंदे को कॉल करें या ना करें, और संडे वाले ऐड के रिस्पॉन्स हमको मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को आ जाएगी। मतलब कॉन्फिडेंस था
लग रहा था कि लोग कांटेक्ट करेंगे। अब ये नहीं पता था कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। ऑफिस तो पहुंच गए वहाँ पर हम। अब जेब में हाथ डाला तो मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपये थे। मैंने कहा शिट, पैसे तो हैं नहीं। मैंने भाई से पूछा, उसके पास भी पैसे नहीं थे। उसके पास कहाँ से होंगे जब मेरे पास ही नहीं थे। फिर वहाँ से मैंने पापा को कॉल करा, क्योंकि उस वक्त तो लैंडलाइन ही होती थी। तो पापा को फ़ोन करा एक सिक्के वाले फ़ोन की बूथ से। पापा से बोला, पापा 200-300 रुपये चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने सोचा है कि न्यूज़पेपर में ऐड देना है और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मुझे 200-300 रुपये दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जा, मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ। तो हम पहुँच गए, मैं और मेरा भाई। पापा से पैसे लिए, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफिस वापस आए, उनको पैसे दिए, 2 दिन की ऐड बुक कर दी। तो हमने मतलब अभी जो हफ्ते की शुरुआत थी, अभी मंडे था, तो वो ऐड हमने बुक करे अगले हफ्ते के वेंसडे के लिए और उससे अगले संडे के लिए। अब हमारी जो कश्मकश थी वो ये थी कि अगर बाय चांस किसी का फ़ोन आ जाता है तो किस तरह की पिक्चर्स करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइट तो थी और हमारे पास ये कैमरा भी है, रील हम खरीद लेंगे, लेकिन हमारे पास वो बैकड्रॉप नहीं है जैसी वो पिक्चरों की, जैसी वो मैगजीन्स में मैं देखता हूँ रंग बिरंगी बैकग्राउंड होती है, पीछे किसी की नीली बैकग्राउंड, किसी की ग्रे कलर की बैकग्राउंड, किसी की मजेंटा कलर की बैकग्राउंड, वो कहाँ से आएगी। तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि चलो हम चलते हैं चांदनी चौक, क्योंकि चांदनी चौक ही पूरी फोटोग्राफी की मार्केट थी। तो अपना स्कूटर निकाला, भाई को बिठाया और दोनों पहुँच गए चांदनी चौक। चांदनी चौक में बड़ी दूर जाके कहीं एक पार्किंग मिली, वहाँ पहुँचे, दुकान में घुसे, दुकान वाले से पूछा भैया ये कितने की बैकग्राउंड है। तो पेपर वाली बैकग्राउंड थी, वो 9 फीट चौड़ी होती थी और पता नहीं कितनी फीट लंबी होती थी। सैवेज की बैकग्राउंड आती थी। तो पता चला जी भाई वो 7,000 की एक बैकग्राउंड है। मैंने कहा तेरी, ये तो बहुत महंगी है। मैंने कहा इसमें कोई छोटा साइज़ नहीं आता। तो उन्होंने बोला नहीं हमारे पास तो कोई छोटा साइज़ नहीं है, आप एक उधर दूसरी दुकान है, आप उधर जाके चेक करो। वो दूसरी दुकान थी मदन जी की, हम वहाँ पहुँचे तो उनके पास पेपर बैकग्राउंड नहीं थी, उनके पास एक छोटी शीट आती थी विच वॉज लाइक अराउंड 5 फीट वाइड, 5 फीट चौड़ी होती थी और मतलब उसको ऐसे स्टैंड पे लगा दो तो वो रोल होके, मतलब आप फुल लेंथ पिक्चर्स तो नहीं खींच सकते लेकिन मिड शॉट्स खींच सकते हो उसमें। तो वो थी 200 नहीं, वो थी मेरे ख्याल 700 रुपये की एक, उसमें अलग अलग रंग की थी, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो चमकती थी, तो अगर उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो शायद रिफ्लेक्शन आएगा उसमें। तो खैर हमने रेट वेट पूछा, वापस आ गए और हमने कहा नहीं यार ये अपने बजट में नहीं है। तो इधर तो हम ऐड दे चुके हैं, अब घड़ी टिक 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 करके चल रही है और दिल में एक कुलबुली हो रही है कि वो ऐड आने वाला है, लोग आएंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, तो हम पिक्चर्स कैसे खींचेंगे। और उधर हमारे पास बैकड्रॉप तक नहीं है, और कम से कम अगर हम किसी का पोर्टफोलियो कर रहे हैं तो हमारे पास 2-3 रंग की बैकग्राउंड तो होनी चाहिए। फिर मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत सोचा, उस वक्त कोई गूगल नहीं था तो कहीं सर्च नहीं कर सकते थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार लक्ष्मी नगर की मार्केट में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कोई कपड़ा मिल जाए चौड़ा सा, और उस कपड़े को अगर हमारे को कलर्ड कपड़ा मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कलर्ड कपड़ा नहीं मिलता है तो वाइट कलर का कपड़ा भी मिलता है। तो उसके ऊपर ना हमारे घर में एक वो था वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर में अगर मैं पेंट भर दूँ, मतलब एक्रेलिक पेंट भर दूँ, और उसमें एक सिस्टम था जिसमें कि एक तो वैक्यूम क्लीनर सक करता है, दूसरा वैक्यूम क्लीनर एग्जॉस्ट मतलब वो बाहर प्रेशर से हवा फेंकता है, तो 2 उसमें फंक्शंस थे। तो मैंने सोचा उसके नीचे एक बॉटल लगाते हैं और उस बॉटल से अगर हम स्प्रे करके कुछ बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो हम पहुंच गए लक्ष्मी नगर में जाके 3-4 दुकानों में घुसे, कपड़े वालों से पूछा कि भाई मोटा कपड़ा चाहिए, लंबा कपड़ा चाहिए। आगे गए, इधर गए, उधर गए, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा। किसी के पास छोटा कपड़ा मिल रहा है, किसी के पास पतला कपड़ा मिल रहा है, रंग बिरंगा कपड़ा मिल नहीं रहा है, प्लेन कपड़ा चाहिए। खैर करते एक बड़ा होलसेलर की दुकान थी, वहाँ पर हमको जाकर एक मिला कपड़ा जो कि 9 फीट चौड़ा था, 9-10 फीट चौड़ा था, और लंबाई जितनी लेनी है ले लो, रोल में था वो। तो मैंने उससे पूछा भैया क्या रुपये मीटर है, तो वो कर कुरा के एक बैकग्राउंड के 150 या 200 रुपये बन रहे थे। मैंने कहा यार ये सही है। तो उससे हमने ना पूरा लंबा कपड़ा ले लिया, और जिससे कि हम फुल लेंथ पिक्चर कर सकें और 4-5 कलर की बैकग्राउंड बना सकें। तो वहाँ से वो कपड़ा खरीदा और आ गए।
घर पर। अगले दिन छत पे गए, छत पे उसको कपड़े को काटा, उसके टुकड़े करे, उससे 4 बैकग्राउंड बनाए और गए बाजार से पेंट लेकर आए, पेंट भरा। एक मैंने बनाई लाल कलर की बैकग्राउंड, एक बनाई मैंने ग्रीन कलर की बैकग्राउंड, एक बनाई ग्रे कलर की बैकग्राउंड और एक बनाई मैंने स्किन कलर जैसी फॉन कलर की बैकग्राउंड। छत पे जाके स्प्रे कर रहे हैं, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है, गर्मी के दिन हो रहे हैं, हवा चल रही है, ईंटों से कपड़े को दबा रखा है और स्प्रे कर करके उसके ऊपर अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए, थोड़ा जैसे आउट ऑफ फोकस टाइप जैसे होता है ना लुक, तो साइड से डार्क, बीच से ब्राइट, ऐसे कर करके पूरे में मतलब वो पेंट की जो स्मेल है नाक के अंदर घुस गई, हालत ख़राब हो गई। मतलब खैर बन गई, वो सूख गई और फिर अब वो फोल्ड होके इतनी मोटी मोटी हो रही थी। खैर ले आए उसको। अब उसके लिए हमें ऑफिस में जुगाड़ करना था, स्टूडियो में। तो उसके लिए फिर हमने हमारे इसके स्टूडियो के पास ही लोहे वोहे वालों की दुकान थी, वहाँ जाकर उससे हमने मतलब ऐसे 2 ब्रैकेट से बनवाए, जिसमें हम एक ऐसे पाइप लेके ऊपर डाल सकें उसको और फिर उस बैकग्राउंड को हम उसके ऊपर टांग सकें। और फिर उसको क्लिप से अटका के देखा तो बैकग्राउंड तो बन गई। उधर वेडनेसडे आने वाला है भाई, पहला ऐड आएगा और इधर अभी तक हम तैयारियां कर रहे हैं कि पिक्चर्स कैसे खींची जाएंगी। अब टेस्ट करने के लिए हमारे पास तो कुछ था नहीं कि किसके ऊपर टेस्ट करें। पहले तो मैंने अपने भाई को ही बिठा के एक लाइट इधर लगाई, एक लाइट इधर लगाई, एक लाइट पीछे लगाई, 3 लाइटें थी हमारे पास। मतलब ठीक ठीक पिक्चर थी, मतलब देख लिया कि हाँ भाई फुल लेंथ पिक्चर आ सकती है, कैसी लग रही है। फिर मैंने सोचा कि यार और ट्राई करते हैं। तो मैंने फिर अपनी बहन को बोला, 2 बहनें हैं मेरी, तो दोनों को मैंने बोला अगले दिन कि आ जाओ स्टूडियो। और वो छोटी हैं मुझसे, तो उनको बिठा के कभी ऐसे करके कभी वैसे करके, जितना मुझे आता था वैसे उनकी पिक्चर्स खींची, जितना मैं वो मैगजीन्स में देखता था वैसे पोज कराने की कोशिश करी और लाइट को वैसे रखने की कोशिश करी। तो पिक्चरें ठीक ठीक आ रही थी, लेकिन मतलब मुझे लगा कि ठीक है कोई मॉडल आएगा तो कर लेंगे। मतलब उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने बाहर की दुनिया तो देखी ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है या और फोटोग्राफर्स किस तरह से काम करते हैं। जो मेरे सामने था वो मैगजीन्स थी, जो मेरे सामने था वो मैं था, जो मेरे सामने था वो मेरे आसपास के लोग थे जो बोलते थे कि आप बड़ी अच्छी पिक्चर्स करते हो। तो वो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर और मेरे को लगता था कि हाँ कर लेंगे, आने दो, देखा जाएगा। तो खैर करते कुराते मतलब समझ में आ गया कि पिक्चर मैं खींच सकता हूँ। अब सारा जो मुद्दा था कि ये जो हमने ऐड दिया है न्यूज़पेपर में, लोगों के कॉल आ जाए। हम अपनी तैयारियां करते रहे और वेडनेसडे आ गया। अब हमारे अंदर बेचैनी, सुबह सुबह पहुंच गए कि भैया फ़ोन बजेगा। चाय वाय मंगाई, मैं और मेरा भाई बैठे हुए थे वहाँ पर, देख रहे हैं फ़ोन की तरफ, इंतज़ार कर रहे हैं। अब बाहर भी जाना होता था तो एक जना बाहर जाता था, मेरे को अगर जाना है तो मैं भाई को बिठा के जाऊंगा, अगर भाई को जाना है तो मैं बैठा हूँगा कि यार कोई फ़ोन मिस ना हो जाए। करते 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 दोपहर हो गई, कोई घंटी नहीं बजी। न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं अपना ऐड, यार ऐड तो छप गया। बड़ा मज़ा आया मतलब उसको देख के कि यार हमारा ऐड छपा है, हमारा फ़ोन नंबर लिखा है। लोगों के ऐड देखते थे, आज अपना ऐड देख रहे हैं न्यूज़पेपर में। लेकिन कोई कॉल नहीं आया यार। मतलब शाम हो गई, 7 बज गए, 7:30 बज गए, कोई कॉल नहीं आया। मतलब अजीब सा ही हो रहा था, मतलब लगा कि फेल हो गया भैया, कुछ नहीं हो सकता। खैर अगला दिन आया, अगले दिन आए, हम बैठे हुए हैं। करीबन 10:30 बजे एक फ़ोन की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा, मैंने अपने भाई की तरफ देखा, आ गया फ़ोन। मैंने कहा हेलो, ये सरिये की दुकान है? मैंने कहा अबे भाई ये सरिये की दुकान नहीं है। तो वो गलत नंबर था। फिर शाम हो गई, फिर शाम को एक और फ़ोन की घंटी बजी, फिर से वही एक्साइटमेंट। ऐसे देखा मेरे भाई ने मेरी तरफ, मैंने कहा तू उठा। उसने उठाया और फिर वो बातें करने लग गया। घर से फ़ोन, मम्मी का फ़ोन। ऐसे ही वेडनेसडे के बाद थर्सडे हो गया, थर्सडे के बाद फ्राइडे हो गया, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, एक फ़ोन तक नहीं आया। मैंने कहा भैया फेल हो गए, मतलब क्या करें। रोज़ आते हैं, चाय वाय पीते हैं बैठ के और निकल जाते हैं शाम तक।
कोई वॉक इन कस्टमर भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। सैटरडे को करीबन 2 बजे 3 बजे एक फ़ोन की घंटी बजे। बहुत आशाएं, बहुत दिल के अंदर वो दुख हुई, शायद ये वाला कॉल होगा। मेरा भाई बोलता कि तू उठा। मैंने बोला नहीं तू उठा। मैंने कहा फिर फ़ोन ही ना कट जाए, चल मैं ही उठा लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया। हेलो। उधर से आया कि सर वो आपका मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था। क्या मैं बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग थी, क्या लगा उस वक्त मुझे। इसके आगे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उस बंदे ने क्या बोला, कौन था वो बंदा, क्या चाहता था वो बंदा, इस सब को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो। अभी का वीडियो, अभी की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में। आपका अपना अशोक वर्मा।